आज अपन जो भारत को भूगोल पढ़ रहे थे उनमें अपन ने अभी तक 7 अध्याय कर लिए और अपन ने सभी चीज़ें भूगोल की बिल्कुल विस्तार से पढ़ी है। जो हमारे नए व्यूअर हैं वो दूसरा यूनिट अगर जो भूगोल पढ़ना चाहता है तो नंबर 1 यूनिट से लेकर 7 अध्याय तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। 8वीं यूनिट में अपन ने स्टार्ट की थी भारत की नदी यानी अव्वाय तंत्र। तो अव्वाय तंत्र के अंतर्गत अपन को पढ़नी थी भारत की नदी। यदि हम बात करते हैं तो अपन ने जो अव्वाय तंत्र उसके अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र अपन ने पूरा पढ़ा, तो उसके अंतर्गत आने वाली उसकी सारी सहायक सारी चीजें अपन ने एक एक करके डिटेल से विस्तार से की थी। अच्छा, अब आगे जाकर आज का वीडियो आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र के बाद दूसरा नदी तंत्र जो होता है वो होता है आपका गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं यदि आपसे, तो गंगा नदी अपने भारत का सबसे बड़ा एक अव्वाय तंत्र के रूप में जाना जाता है। और जो गंगा नदी तंत्र है अपने भारत का सबसे बड़ा क्यों है, उसकी वजह है अपने यहाँ जो गंगा का अव्वाय तंत्र है वो लगभग 11 राज्यों से 11-12 राज्यों से पानी को एकत्रित करके लेकर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो इसको पूरा आपको अच्छी तरह से समझना है। तो आज अपन पूरी तरह से फ्लो चार्ट के माध्यम से पहले तो अपन गंगा नदी तंत्र को समझेंगे, उसके बाद गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। यदि टाइम मिलता है तो आज अपन को गंगा नदी की जो विस्तृत पॉइंट होंगे वो भी आपको पूरे के पूरे बता दिए जाएंगे। तो आज अपन का महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है एक तो गंगा नदी तंत्र और गंगा नदी, जो कि अपन को फ्लो चार्ट के माध्यम से अपन को ग्राफिक्स के तरीके से उसको समझना है कि ये नदियाँ कहाँ से कैसी जाती है और कितनी कितनी नदियाँ उसकी सहायक होती है और कौन कौन बाएं तट से दाएं तट से, इन सारे टॉपिकों के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो डॉट कॉपी लीजिएगा और लिखते चलिएगा, क्योंकि यदि आप लिखते नहीं हैं तो आपके लिए याद करना बहुत कठिन हो जाता है। तो आप लोग लिखिएगा, आपको क्या करना है, आपको याद हो जाएगा, बस अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो अपना टॉपिक आज का है अपना गंगा नदी तंत्र। यदि हम गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं तो टॉपिक का नाम हो जाता है आपका गंगा नदी तंत्र, ठीक है। अच्छा, यदि हम गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं तो आज अपन को गंगा नदी तंत्र को पूरा का पूरा समझना है। उसके बाद फ्लो चार्ट के माध्यम से ही अपन को गंगा नदी को भी समझ लेना है। तो थोड़ा सा आपको मोटे तौर पर हम समझाएं। सबसे पहले आपको याद करना है गंगोत्री, यहां से भागीरथी नाम से एक नदी निकलती है और जो आगे जाकर जैसे ही अलकनंदा देव प्रयाग मिलती है तो उसको अपन गंगा बोलने लगते, ठीक है। इसको आज समझना है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप यहाँ पर समझेंगे ये आपकी हो जाती है भागीरथी। देखो यहाँ पर आपको समझना है अच्छे तरीके से, क्योंकि गंगा नदी की मुख्य धारा जो होती है वो हो जाती है आपकी भागीरथी, यानी गंगा नदी जो निकलती है भागीरथी के नाम से निकलती है। पहली चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए उसी के बगल में यहां से निकलती है आपकी कौन सी अलकनंदा, जो आगे जाकर यहाँ गंगा में मिलती है। इसका नाम कौन सा होता है, अलकनंदा। अभी आपको केवल गंगा नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में बता रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको इकट्ठा पूरा बताया जाए तो आपको याद नहीं होगा। तो गंगा नदी को फिर अपन एक तरीके से स्थानों के अनुसार राज्यों के अनुसार समझेंगे। तो पहले तो आप गंगा नदी तंत्र को एक बेस के आधार पर समझिएगा, उसके बाद आपको गंगा नदी के बारे में पूरा का पूरा बताया जाएगा। तो आपने देखा कि भागीरथी नदी जो मुख्य धारा के रूप में निकलती है उसकी सहायक होती है अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा में 4 नदियां और मिलती हैं। वो अपन को जब गंगा नदी पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे अच्छी तरीके से। तो अलकनंदा मिल जाती है कहां पर, देव प्रयाग, तो वहां से आपकी नदी क्या होती है, तो गंगा नदी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात अपन को क्या याद करके चलना है, आपको पता होना चाहिए
कि जब कोई नदियाँ जहाँ से निकलती है तो उसका आपके लिए बायां और दायां बहुत अनिवार्य होता है कि बाएं तट से और दाएं तट से। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बायां दायां क्लियर नहीं कर पाते हैं कि बायां तट और दायां तट, यानी बाईं ओर से मिलने वाली और दाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदियां कैसे होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको बायां दायां समझना है। बायां दायां का मतलब आप इतना समझिएगा, जैसे कि हमने आपके सामने भागीरथी को लिखा, तो भागीरथी जो अपनी धारा मुख्य धारा होती है, तो जहां से निकलेगी तो उसका मुंह नीचे की ओर किया है मैंने। किसकी ओर किया है? नीचे की ओर मुंह किया है। तो अब आप अपना मुंह भी नीचे की ओर कर लीजिएगा। यदि आप अपना मुंह करेंगे तो इस साइड आपकी बायां हो जाएगी, इस साइड आपका दायां हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये मोबाइल में तो उल्टा लगेगा आपको, बट आपको समझना है। आप घर पर खड़े होकर देख लेना। तो नीचे मुंह करेंगे तो इस साइड आपका बायां होगा, इस साइड बायां दायां होगा आपका। तो जब नीचे होगा तो इस साइड आपका क्या होगा? आपका दायां हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा? आपका बायां हो जाएगा। यही चीज आपको याद करके चलना है। जो ए वाली साइड होगी तो ए आपकी कौन सी हो जाएगी? बायां, और ए वाली हो जाएगी आपकी कौन सी? तो दायां। अब यहाँ पर आपको समझना है, क्योंकि अब आपको ये क्यों बताया है, क्योंकि उसका रीजन है। क्योंकि पेपर में पूछे जाने वाली जो नदियां होती हैं जो बाएं और दाएं तट, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको याद करके चलना पड़ती है। बताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है अच्छी तरीके से, क्योंकि पेपर में कुछ भी किसी भी तरीके से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बायां यानी अब जो नदियां इस साइड से जाएंगी वो बाएं साइड से मिलने वाली उसकी सहायक हो जाएगी, और जो नदियां इस साइड से जाएंगी नीचे साइड से वो आपकी कौन सी हो जाएंगी? तो दाएं तट से मिलने वाली नदियां। तो बात क्लियर होना चाहिए। तो आपने देखा कि भागीरथी को अलग करना। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अपन सबसे पहले चलेंगे बायां तट पर। कहां पर चलेंगे? तो बाएं तट पर। अगर बाएं तट पर चलते हैं तो यहां से आपको धीरे धीरे समझना है। ठीक है, यदि बात करते हैं अलकनंदा के बाद, तो अलकनंदा की बात आपको याद करके क्या चल रहा है आगे, तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी? यहाँ पर एक नदी याद करके चलना है जिसका नाम हो जाता है क्या? तो रामगंगा। कौन सी हो जाएगी? रामगंगा। तो आप यहाँ से आप सीखते चलेंगे कि किसकी सहायक होती जाएगी। तो ए आपकी हो जाएगी किसकी? तो ए हो जाएगी आपकी गंगा। और किस साइड से? तो बाएं तरफ से। अच्छा, ठीक है। इसके बाद अपन और आगे चलते हैं। जैसे ही हम आगे और चलते हैं तो आगे आपको क्या मिल जाएगा? इसके बाद आ जाते हैं कहां पर? रामगंगा आपकी किस साइड से मिलने वाली है अपनी? तो ये आपकी बाएं तट से मिलने वाली किसकी सहायक है? तो गंगा की सहायक नदी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत याद करके चलना है, आपको पता होना चाहिए एक नदी जो अपनी आती है नेपाल से, जिसका नाम हो जाता है घाघरा। कौन सा नाम हो जाता है आपका? तो घाघरा नदी। कौन सी नदी हो जाती है आपकी? तो घाघरा। यदि हम घाघरा की बात करते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए जो गंगा नदी है इसकी बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में से। ठीक है, इस पर आपने देखा होगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा समझना है, घाघरा की सहायक एक सहायक है जिसका नाम क्या हो जाता है? तो उसका नाम हो जाता है राप्ती। कौन सी हो जाती है? तो राप्ती। और इस साइड से इसकी एक सहायक है जिसका नाम क्या हो जाता है? तो वो हो जाती है आपकी शारदा। कौन हो जाएगी आपकी? तो शारदा। यहाँ पर आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर बाएं तट का देखो है तो समय किसके बाएं तट के अंतर्गत आती है? ये आती तो किसके अंतर्गत है? गंगा भाग के अंतर्गत। तो जो घाघरा नदी होती है, घाघरा की सहायक कौन अपनी? राप्ती और शारदा। और घाघरा किसकी सहायक है? तो गंगा की सहायक है, जो कि गंगा की बाएं तट से मिलने वाली जो नदियां होती है वो होती है किसकी सहायक? गंगा। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक नदी और याद करके चलना है जिसका नाम हो जाता है क्या? तो गोमती। क्या हो जाता है आपको? तो गोमती। तो गोमती किसकी सहायक नदियां हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी गंगा नदी की, जो कि बाएं तट से किसे मिल जाती है? तो गंगा नदी मिल जाती है। इसके बाद अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक नदी निकलती है जो कि आपकी कौन सी हो जाती है? तो गंडक हो जाती है। कौन सी नदी है आपकी? तो गंडक नदी हो जाती है। गंडक किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो यह है गंगा की सहायक हो जाएगी, जो कि आपकी बाएं तट से मिलने वाली नदी हो जाती है। किसकी है आपकी? तो गंडक नदी है जो कि गंगा की सहायक हो जाती है। याद करके चलना है आपको। इसके बाद अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज और समझना है
कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये आपकी कौन सी नदियाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी कोसी। कौन हो जाएगी आपकी, तो कोसी नदी हो जाती है। अब कोसी में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, हालांकि अपन को इन सारी नदियों को एक एक करके तो पढ़ना ही है, लेकिन आज अपन को क्या करना है, जो अपन गंगा नदी का नदी का अवबाध है उसको पूरा का पूरा एक छोटे से बेस के अनुसार आप समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन को एक एक करके यहाँ से नदियाँ पूरी की पूरी पढ़ना है, ठीक है। तो अपने आप ने देखा होगा कि ये आपकी कौन है, कोसी। अब कोसी के बारे में थोड़ी सी आपकी जानकारी होना चाहिए कि जो आपकी कोसी नदी हो जाती है यह सप्तकोसी के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है, क्योंकि इसमें 7 धाराएं कहा जाता है, मतलब इसमें क्या हो जाता है, 7 धाराएं आकर एक मिलती हैं और एक कोसी के नाम से बिहार में आती है, जिसको बिहार का स्वरूप बोला जाता है। आप इतना याद करके चलेंगे, ठीक है। तो बिहार का स्वरूप किसको बोला जाता है, कोसी को। यह भारत की सबसे ज्यादा मान बदलने वाली नदियां हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब 7 धाराओं का पानी जब बरसात का समय होता है, क्योंकि 12 मास नदी होती है, जब बरसात का समय हो जाता है तो यहाँ पर भयानक बाढ़ के साथ बहुत सारा मलबा लेकर आती है अपने साथ में, ठीक है। तो ये बिहार में बहुत ज्यादा जन धन की हानि कर दी जाती है, इसलिए इसे बिहार का स्वरूप बोला जाता है। तो सप्तकोसी के नाम से भी इसी को जाना जाता है, जो कि आगे जाकर बिहार में कोसी के नाम जाना जाता है, जैसे बिहार का स्वरूप बोला जाता है। और यह गंगा की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ने क्या देखा था, यहाँ पर अपना कौन सा था, दायां, और यहाँ पर अपन क्या देखा है, बायां तट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन को क्या करना है, एक नदी और याद करके चलना है। हालांकि एक नदी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपसे पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ से नदी आती है और जो आगे जाकर जहाँ पर बांग्लादेश में जाकर कहाँ किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, ठीक है। जिसका नाम हो जाता है आपकी तीस्ता नदी। कौन सी हो जाती है आपकी, तो तीस्ता नदी। अब ये क्यों बताइए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा तीस्ता नदी होती है यह गंगा की सबसे आखिरी बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में से एक होती है। तो सबसे आखिरी, क्योंकि यहाँ आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि गंगा नदी की बाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी कौन सी होती है, सहायक। तो वो उसका आंसर आपको क्या देना है, तो तीस्ता नदी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद करके चलना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हिस्ट्री भी है इसकी। तीस्ता नदी क्या है, तो उसमें देखिएगा। तीस्ता नदी की यदि हम बात करते हैं तो यह नदी कोसी से पहले सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदियां कहलाती थी, ठीक है। उसके बाद कोसी नदी जो है आज वर्तमान में कोसी नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। इसकी कहानी जब इसके बारे में पूरा का पूरा बताएंगे तब उसको वहां पर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया कि जो गंगा नदी है इसके बाएं तट से सहायक नदियों के बारे में आपने देख लिया है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, तो दाएं तट, लेकिन दाएं तट की बात करते तो नीचे आ जाएंगे हम। अब जैसे ही हम नीचे आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसी के बगल से यहाँ से थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ है आपकी यमुनोत्री। ये तो हो जाती है आपकी क्या, गंगोत्री। क्या हो जाएगी आपकी, गंगोत्री। ये हो जाएगी आपकी यमुनोत्री। क्या हो जाएगी, यमुनोत्री, ठीक है। यहाँ से आपकी यमुना नदी निकलती है, आपको पता होना चाहिए। और ये नदी जाकर आगे जाकर यहाँ पर किस नदी जाती है, प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, तो यमुना नदी। और ये आपकी कौन सी हो जाएगी आपकी, तो गंगा नदी। तो दाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां आप देखिए कौन सी, यमुना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद करके चलना है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी हो जाती है, तो आपको आंसर में क्या देना है, तो यमुना हो जाती है। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है प्रायद्वीपीय नदी का आकार, मतलब प्रायद्वीपीय आकार की नदी भारत में कौन सी है, तो अब आपको आंसर में देना है जो यमुना। क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया था कि क्योंकि यह प्रायद्वीपीय आकार बनाती है, इसलिए प्रायद्वीपीय आकार में यह नदियां होती है। कौन सी आपकी, तो यमुना नदी होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको और समझना है, क्योंकि अव्यय तर्क के रूप में जो सहायकों को जोड़ा आपको देखना है, क्योंकि यही तो आपको समझना है 11 राज्य कैसे आ जाते हैं गंगा नदी में, यही तो आपको समझना है। क्योंकि हमने हमेशा एक बात सोची है, अपन पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद करना है, यहाँ पर गंगा की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है जिसका नाम हो जाता है काली नदी। कौन सी हो जाती है आपकी, तो काली नदी।
तो काली नदी किसकी सहायक हो जाती है? ये हो जाती है आपकी, और ये हो जाती है आपकी किसकी? तो यमुना की। यदि बात करते हैं आगे जाकर दाएं तट पर, तो अब यहाँ पर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाती है? तो वो हो जाती है आपकी कौन सी? तो आपको पता है चंबल नदी। यदि हम चंबल नदी की बात करते हैं तो ये चंबल नदी आपकी कहां से? मध्य प्रदेश से निकलती है और कहां पर किसे मिल जाती है? तो यमुना में मिल जाती है। किसे मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ये आपकी यमुना हो गई, ये आपकी कौन सी हो गई? आपकी तो चंबल नदी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ चंबल में यहाँ से राजस्थान से एक नदी निकलती है जिसका नाम हो जाता है क्या? तो बनास। तो बनास किसकी सहायक हो जाती है? चंबल की। तो चंबल किसकी सहायक हो जाती है? आपकी तो यमुना की। और यमुना किसकी सहायक हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी किसकी? तो गंगा की। तो यही आपको बात बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि इन्हीं को अगर आपके माइंड में इस फ्लो चार्ट को बैठा दिया जाए तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, रटना किसी को नहीं है, बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, समझते चलना। अब चंबल किसकी हुई? अपनी यमुना की। और बनास हुई अपनी चंबल की। और यमुना किसकी हुई? आपकी तो गंगा की सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात बोले आपसे तो यहाँ पर एक सहायक हो जाती है आपकी किसकी? चंबल, जिसको बोलते हैं यहाँ पर क्या? तो काली सिंधु। अब यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य नदियां अपन देख रहे हैं जो कि आपको लेकर चल रहा है। काली सिंधु किसकी सहायक है? चंबल की। ठीक है, चंबल के बाद आपको पता होना चाहिए एक नदी और देखना है आपको, तो केन। कौन सी हो जाती है अपनी? तो यहीं पर मिल जाएगी आपको नदी केन, जो किसकी सहायक हो जाती है? तो ये आपकी किसकी है? केन नदी किसमें मिल जाती है आपको? तो ये हो जाएगी आपकी चंबल में मिल जाती है आपकी। कौन मिल जाता है? अपनी चंबल में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगली नदी जो हो जाएगी आपकी, जो हो जाएगी आपकी कौन सी? तो बेतवा नदी किसमें मिल जाएगी आपकी? तो बेतवा नदी किसमें मिल जाएगी? आगे जाके यमुना में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है आपकी? तो यमुना में मिल जाती है। किसमें मिल जाएगी आपकी? तो ये हो जाएगी आपकी बेतवा। अच्छा, इसके बाद यहाँ से आपको याद करके चलना है कि यहाँ थोड़ा सा और आगे जाकर ये नदी जो होगी आपकी, जो गंगा में मिल रही है, ये हो जाएगी आपकी कौन सी? तो तमसा नदी। कौन सी नदी है आपकी? तमसा। तो यहाँ पर याद करके चलना है, देखो बेतवा, चंबल, बेतवा आपकी, ये कौन सी थी अपनी? केन। ये कौन थी आपकी? केन। तो बेतवा, केन, काली सिंध, इसके बाद आपकी कौन सी है? चंबल। ठीक है, काली सिंध हो गई अपनी, केन हो गई, बेतवा हो गई, तमसा हो गई। तो ये बेतवा किसकी है? यमुना की। केन किसकी है? अपनी चंबल की। चंबल किसकी है? आपकी यमुना की। और यमुना किसकी है? आपकी गंगा की। और यहाँ पर चंबल, यहाँ पर बनास किसकी है? चंबल की। चंबल है किसकी? यमुना की। यमुना चली जाएगी गंगा में। इस पर काली सिंध, काली किसकी है? यमुना की। वो यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। लेकिन यहाँ पर याद करना है तमसा में। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ जाता है तमसा किसकी सहायक है? तो ये यमुना में ना मिलकर सीधी की सीधी किसमें मिल जाती है? तो गंगा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? आपकी गंगा में मिल जाती है। तमसा के बाद थोड़ा सा नाम और चलते तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी कौन सी? तो सोन। कौन सी मिल जाएगी? तो सोन नदी मिल जाएगी, जो किसकी सहायक है? आपकी तो ये हो जाती है आपकी गंगा की सहायक हो जाती है। तो अपन ने देखा दाएं तट से कितनी हो गई आपकी? तो दाएं तट से हमने देखा है कि यमुना, काली, काली किसकी है? यमुना की। तो यमुना में चली जाएगी किसमें? गंगा में। इसके बाद देखो बनास किसकी है? चंबल की। चंबल किसकी है? यमुना की। और यमुना मिल जाती है आपकी गंगा में। चंबल के बाद आपने देखी काली सिंध, काली सिंध के बाद केन, केन के बाद बेतवा जो कि यमुना में मिल जाती है। और उसका तमसा, तमसा यहाँ पर ध्यान रखना ये डायरेक्ट किसमें मिलती है? तो आपकी मिल जाएगी किसमें? तो गंगा में। इस पर सोन नदी किसमें मिलती है? तो ये मिल जाती है आपकी किसमें? तो गंगा नदी में। इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो छोटी छोटी जो नदियां हैं जो बिहार में होती हैं अपनी, पुनपुन और फाल्गुन। पुनपुन और फाल्गुन, ये आपकी छोटी जो नदियां हैं इनको भी याद करके चलना है। पुनपुन और फाल्गुन, ये हो जाएगी आपकी पुनपुन, ये हो जाएगी अपनी फाल्गुन। तो ये किसकी सहायक हो जाती है? तो ये भी आपकी किसकी है? आपकी दाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हो जाती है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इस ओर से जैसे ही यहाँ पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास पहुंचते हैं, किसके पास? फरक्का के पास पहुंचते हैं, तो
फरक्का बैराज का निर्माण करते हुए एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश में, और एक शाखा हुगली के रूप में कहाँ चली जाती है, तो पश्चिम बंगाल में होते हुए गंगा सागर द्वीप के पास में पश्चिम बंगाल की घाट में चली जाती है। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए कौन सी अपनी नदी है, दामोदर नदी। कौन सी नदी है अपनी, दामोदर, जो हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी कहाँ पर चली जाती है आपकी, दामोदर। ये कौन सी जाती है, हुगली। और ये आपकी पद्मा के नाम से कहाँ पर चली जाती है, तो बांग्लादेश में चली जाती है। यहाँ से आती है आपकी कौन सी, तो आपकी कौन सी आएगी, अपनी ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगी। कौन सी नदी आ जाएगी, तो ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है। जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र पद्मा में मिलती है, गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलने लगते हैं, पद्मा, तो पद्मा मिलती है। इसका थोड़े से और आगे जाते हैं तो यहाँ से जब दोनों मिल जाती है तो पद्मा के नाम से बहती हुई आगे यहाँ पर मेघना नदी मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है आपको पता होना चाहिए, तो मेघना नदी मिल जाती है। मेघना के नाम से बहते हुए डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए एक बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। किससे मिल जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये आपकी हुगली है। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना, हुगली का कोई उगम नहीं है, हुगली गंगा की ही एक शाखा होती है। और यह भी बहुत ज्यादा विश्वासघाती, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदियों में भी किसको जाना जाता है, तो हुगली को जाना जाता है, जो कि एक गंगा की ही सहायक हो जाती है। तो इस तरह हमने क्या किया, अपन ने गंगा नदी तत्व को एक छोटे से रूप में अपन ने समझ तो दिया पूरा का पूरा, लेकिन अपन को थोड़ा सा एक बार रिवीजन करना है। उसके बाद गंगा नदी को भी अपन को देखना है। आज ही अपन गंगा नदी को समझेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि गंगा नदी के बारे में आज ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको जो विस्तार से हमको लिखना है वो शायद अपन अलग से करने हैं या फिर इसको अलग से बनाने पड़ेगा। ठीक है, आज गंगा नदी तक रहने दीजिएगा, कल अपन गंगा नदी और उसके सारे विस्तार को पूरा का पूरा बना दिया जाएगा। तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा नदी होती है आपकी, यह आपकी भागीरथी मुख्य धारा के रूप में निकलती है। अलकनंदा इसकी सहायक होती है, देवप्रयाग में जैसे मिलती है, वहां से इसको क्या बोलते हैं, गंगा नदी बोलते हैं। यहाँ पर आप इतना मत समझना कि इतना ही है, अभी आपको इसके और अंदर जाना है। इसलिए मेरा मानना है कि थोड़ा सा पहले हम बेस बना लेते हैं, इसके बाद अपन इसके अंदर और चलेंगे, क्योंकि अपन को बहुत जड़ तक जाना है। तो अभी कुछ नहीं हुआ है, आपको बहुत सारा पढ़ना है। तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा आप लोग, भागीरथी मुख्य धारा के रूप में जितना बता दिया जाए उतना आप सुनते चलिएगा। अलकनंदा देवप्रयाग में मिलेगी, गंगा नदी के नाम से हो जाएगी। बाएं तक से मिलने वाली नदियां सबसे पहले अपन को रामगंगा देखी, इसके बाद अपन को गोमती देखी, इसके बाद अपन ने घाघरा देखी। घाघरा की सहायक शारदा और राप्ती होती है। और आगे जाकर देखते हैं तो गंडक इसकी सहायक हो जाती है, किसकी, अपनी गंगा की, जो बाएं तक से होती है। इसके बाद कोसी नदी हो जाती है, इसको सप्त कोसी के रूप में भी जाना जाता है। किसी को जाना जाता है, तो यह भारत की सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदियां होती है और इसे बिहार का सूर्य हो जाता है। इसके बाद सबसे अंतिम बाएं नदी से सहायक नदी कौन हो जाती है आपकी, तो तीसरा नदी हो जाती है। इसका मतलब क्या देखा था, दायां तट देखा था। तो ये दाएं तट की बात करते हैं तो यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक होती है। तो इसका आकार कैसा होता है, प्रायद्वीपीय आकार की होती है, इसलिए यह प्रायद्वीपीय नदी बोली जाती है। पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखते चलेंगे। इसके बाद काली नदी किसकी सहायक है, यमुना की। यमुना किसकी हो जाती है आपकी, गंगा की सहायक हो जाती है। इसके बाद हमने क्या देखा था, चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, और चंबल की सहायक होती है बनास, जो कि राजस्थान से निकली आती है, और किसे मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। चंबल किसे मिलती है, यमुना में मिल जाती है। तो यमुना किसे मिलती है आपकी, गंगा में मिल जाती है। इसके बाद आपने देखा कि काली सिंध किसके, चंबल की, केन किसके, चंबल की। इस बार बेटवा आपको पता होना चाहिए किसकी, यमुना की है। तमसा आपकी डायरेक्ट गंगा में मिलती है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तमसा नदी किसकी सहायक होती है, तो आपकी सीधी डायरेक्ट गंगा की सहायक होती है। बहुत सारी जानकारी आपको बताने के लिए करनी पड़ेगी, तो आपको पूरा उत्तर दिया जाएगा। आज थोड़ा आपको गंगा नदी के बारे में समझना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी जो होती है डायरेक्ट बिहार में जाकर मिल जाती है, कहां पर, बिहार में गंगा नदी मिल जाती है, जो दाएं तट से इसकी सहायक नदी हो जाती है। इसके बाद पुनपुन और फाल्गुन, इनको भी याद करते चलना है कि ये भी किसकी सहायक हो जाती है आपकी, तो गंगा की सहायक हो जाती है। इसके बाद अपन ने क्या देखा था, इस साइड से हमने देखा था ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना और इसको बोलते हैं पद्मा। और जमुना और पद्मा मिलती है तो पद्मा के नाम से आगे बहती है, आगे थोड़ा और जाकर मेघना मिलती है, तो मेघना के नाम से बहती हुई सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन याद करना,
गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इन तीन नदियों के मिलने से ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। और सुंदरबन का डेल्टा बंगाली खाड़ी में बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। और एक साथ आपकी बंगाल, पश्चिम बंगाल में होती है हुगली की नदी आती है, यहाँ से दामोदर आती है झारखंड से निकलते हुए, और यहाँ पर किसमें हुगली में मिल जाती है। तो ये सारा का सारा हमने क्या देख लिया, ये गंगा नदी तंत्र, अपवाय तंत्र को समझ लिया है। और लगभग 11 राज्यों में यह अपवाय तंत्र है, किसका, गंगा का, जो कि भारत का सबसे बड़ा, कैसा है आपका, भारत का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अपवाय तंत्र किसका है, तो गंगा नदी का अपवाय तंत्र हो जाता है। लगभग अगर हम भारत की बात करते हैं तो 6.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत में गंगा नदी की द्रोणी है। इसलिए गंगा नदी की द्रोणी, यदि द्रोणी की बात करें तो गंगा नदी जितने मैदान में होकर बहती है उसको द्रोणी बोला जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद करके चलना है। लगभग 11 राज्यों में इसका अपवाय होता है, या भारत का सबसे बड़ा अपवाय होता है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।